एक बार आवाज़ आ रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम मैंने बात की थी 1999 का जो पेपर हमारा चल रहा था उसमें मैंने लास्ट टाइम बात की थी 40 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे फर्स्ट से लेकर और 40 तक के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाए थे। एक्चुअली यहाँ पे हो गया था 1 आवर, यानी कि 1 आवर में यहाँ पर वीडियो क्या हो गई थी हमारी कट गई थी, तो उसमें हमारे 40 ही क्वेश्चन कवर हो पाए। आज हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन से और 57 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर 57 ही क्वेश्चन है। 1999 में क्या पता जो क्वेश्चन रहे होंगे वो कम ही रहे होंगे या फिर 60 रहे होंगे। 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस हो सकते हैं, रीजनिंग वगैरह। तो चलिए इनको हम लर्न कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 41 का देखिए कह रहा है कि अमृता सीरियल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। देखियो अमृता सीरियल के चित्रों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि अमृता सीरियल के चित्रों में किस प्रकार की झलक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको विषाद तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। विषाद यानी कि अमृता सीरियल ने भारतीय विषय रखे थे, ठीक है, जैसे राजा रवि वर्मा के थे भारतीय विषय हो गए यहाँ पे, और पाश्चात्य शैली हो गई। तो पाश्चात्य यहाँ पर शैली की बात हो रही है, ठीक है, पाश्चात्य शैली है। और यहाँ पर जो विषय थे वो आपके कैसे थे, गरीबी, है ना, गरीबी से रिलेटिव थे। साथ में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोगों की यहाँ पर दशा दर्शाई गई है, प्रभाव देखने को मिलता है लोगों के। तो गरीबी से रिलेटिव उन्होंने क्या किए थे, चित्र बनाए थे, प्रभाव देखने को मिलता है। मुरझे हुए चेहरे, झुर्रियाँ, साथ में वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको डार्क सर्कल फेस पे, तो वही चीज़ें इन्होंने बनाए थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि अमृता सीरियल के चित्रों में विषादपूर्ण विशाल नेत्रों वाली मानव आकृति मुख भाव से दर्शक से प्रसन्न करती प्रतीत होती है। यानी कि अमृता सीरियल ने विशाल आकृतियाँ बनाई हैं, नेत्र मानव आकृतियाँ, मृग भाव, यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, ये आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि मोटे होंठ हो गए, विशाल नेत्र हो गए, प्रभावशाली मुद्राएं तथा सांवला, यहाँ पर सांवला रंग मानव आकृतियाँ को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। यानी कि जो सांवला रंग है वो मानव आकृति को अत्यंत प्रभावशाली, तभी जाके वहाँ पर पता चल रहा है कि किस प्रकार से लोगों की बेरोजगारी वगैरह, यानी कि हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर, आर्थिक स्थिति से यहाँ पर कमज़ोर देखने को मिल जाते हैं चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अमृता सीरियल के जन्म हुआ था आपका 1913 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में इनके देहांत हो चुका था, और मैं बात करूँ तो मात्र 28 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ था। 42 का क्वेश्चन देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु की बात हो रही है। प्रारंभिक गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के कौन थे? तो आपका हो जाएगा पहला राइट आंसर इटालियन कलाकार गिल्हार्डी। तो गिल्हार्डी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी सर्वप्रथम। इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रारंभ में आप, यानी कि इनकी बात हो रही राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे, यानी कि कौन, अविंद्रनाथ टैगोर। प्रारंभ में आपने यूरोपीय कला का प्रशिक्षण इटली के चित्रकार ओ गिल्हार्डी तथा पेस्टल रंग, जल रंग, तैल रंग तकनीकी अंग्रेजी सी पामर से सीखी। देखिए यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सर्वप्रथम इनकी मुलाकात की बात करें या इनके प्रशंसक कौन थे, तो राजा रवि वर्मा थे। यूरोपीय कला की प्रशिक्षण इन्होंने इटालियन कलाकार ओ गिल्हार्डी से ली थी, ठीक है, तथा पेस्टल रंग, जल रंग और तैल रंग की मैं बात करूँ तो सी पामर जो थे उनसे इन्होंने लिए थे शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, 43 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली में काम नहीं किया। यानी कि कौन सा वो कलाकार था जिसने बंगाल शैली में काम नहीं किया है, यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो थे आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर। यानी कि गगनेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, बंगाल शैली में काम नहीं किया था। और गगनेंद्रनाथ टैगोर एक घनवाद से प्रभाव इन्होंने ग्रहण किया था, यानी कि घनवाद से प्रभावित थे। साथ में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये एक कार्टूनिस्ट चित्रकार है, ठीक है, क्या है, कार्टूनिस्ट चित्रकार है। इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहे कि गगनेंद्रनाथ अविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है, गगनेंद्रनाथ टैगोर अविंद्र के बड़े भाई थे।
71 वर्ष के सक्रिय जीवन में उन्होंने भारतीय चित्रकला को नए आयाम दिए। यानी कि 71 वर्ष की आयु में जब हो गए थे तब जाके इन्होंने मतलब चित्रकला को, भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया था। फिर कह रहा है कि गगनेंद्र नाथ ने पश्चिमी कला से साक्षात्कार किया, यानी कि पश्चिमी शैली से उनको प्रभावित, मतलब वो प्रभावित हुए थे। घनवाद अभिव्यंजनावाद से इन्होंने क्या किया, सारीखे आंदोलन के वे संपर्क में आए। इन दोनों आंदोलन के वो क्या आए, संपर्क में आए थे। 44 का देखिए क्या रहा है कि हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। तो हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु जो थी वो थी आपकी भारतीय ग्रामीण जीवन। ठीक है, भारतीय ग्राम्य जीवन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये नंदलाल बसु ने बनाया था ये एक बहुत बड़ा पैनल चित्र, हरिपुरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि नंदलाल बोस ने कांग्रेस अधिवेशन 9 के पंडालों को अलंकृत करने के लिए जिन चित्रों की रचना की उनमें देश के जनजीवन, ठीक है, अध्यात्म, प्राकृतिक सौंदर्य, लोक कला, लोक संगीत, खेत व खेतीहार आदि अभिव्यक्तियों में राष्ट्र प्रयोग एवं अलंकरण का अपना अपना अस्तित्व है। यहाँ पर सारा अपना अपना अस्तित्व देखने को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर देखो देश के जीवन, जनजीवन की बात हो रही है, यहाँ पर अध्यात्म की बात हो रही, प्रकृति सौंदर्य, लोक कला, संगीत, लोक संगीत, खेत व खेतीहार, मतलब हर चीज़ यहाँ पर इन्होंने देखा, इसका अस्तित्व यहाँ पर देखने को मिलता है इस चित्र में। हरिपुरा पंडाल के 60 चित्र जिन्हें हरिपुरा पोस्टर के नाम से जाना जाता है आज भी कला इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है। यानी कि हरिपुरा में 60 चित्र देखने को मिलते हैं, हरिपुरा पोस्टर के नाम से इन्हें जाना जाता है, आज भी ये देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए। 45 कह रहा है कि शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम बताइए। देखिए शिल्प कला और रूपावली किसने लिखी थी, तो आपके कौन थे, नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस थे, बिहार के खड़गपुर में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर लिखा है कि आचार्य बसु की गति लेखन की ओर भी रही है, यानी कि बसु ने चित्र तो बनाए हैं, साथ में उनको लेखन भी पसंद था। ठीक है, शिल्प कथा, रूपावली एवं शिल्प चर्चा आदि पुस्तकों में आपने, यानी कि नंदलाल बोस ने कला साधना के विषय पर बहुत सी बातें लिखी। ठीक है, कला साधना के विषय में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 46 का शांति निकेतन कला भवन की स्थापना कब हुई थी, तो कला भवन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, तो अगर शांति निकेतन की स्थापना पूछता तो 1901 में आपकी शांति निकेतन की स्थापना हुई। और शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना, यानी कि शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में हुई थी। इसके बारे में देख लेते थोड़ा। कह रहा है कि प्रारंभ से ही एक कला शिक्षक शांति निकेतन में आवश्यक रूप से नियुक्त रहा। यानी कि प्रारंभ से ही कोई भी कला शिक्षक होगा वो शांति निकेतन में नियुक्त था। ठीक है, शांति निकेतन में नियुक्त था। 1919 ईस्वी में रविंद्रनाथ ने यहाँ कला भवन नाम से पृथक आर्ट स्कूल स्थापित किया। नंदलाल बोस को अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि अधीक्षक यहाँ पर नियुक्त किया गया। देखो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने नंदलाल बोस को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला कह रहा है कि 47 का देखिए, कह रहा है कि ईसा के जन्म पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए थे। यामिनी राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यामिनी राय के बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि यामिनी राय ने 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए थे। ठीक है, 1937 ईस्वी में। अगला है आपका 48 का देखिए, कह रहा है कि मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था। कौन सा चित्र था मोने का
जिसके आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा था, तो वो था आपका सूर्य उदय का प्रभाव, जिसे हम कहते हैं द सनराइज इम्प्रेशन बोलते हैं जिसे हम। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रभाववाद का पहला चित्र ये माना जाता है, कह रहा है कि मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव की समीक्षा के रूप में तथा निंदा के रूप में प्रयुक्त शब्द प्रभाववाद को छाया चित्रकार नादार के कार्यकक्ष में उद्घाटित प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए रखा गया। देखो कौन, नादार। और यही चित्र था जिसकी क्या की गई थी, मैं बात करूँ इसकी क्या क्या किया गया था, इसकी समीक्षा भी की गई थी और इसकी निंदा भी की गई थी इस चित्र की, और इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया था, प्रभाववाद का नाम। फिर कह रहा है कि इसका अवलोकन तत्कालीन प्रतिष्ठित कलाकारों जिनमें देगा, ठीक है, कौन कौन से थे, रेनवा, मोने आदि सम्मिलित थे, अपने आप को प्रभाववादी चित्रकार के नाम से घोषित किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रभाववाद के नाम से घोषित किया था। ठीक है, तो सिसली था, ठीक है, आपका सिसली भी था प्रभाववाद का कलाकार, मोने, माने, देगा, पिसारो, सिसली, रेनवा, मतलब बहुत सारे थे यहाँ पे प्रभाववाद। 49 का देखिए, कह रहे हैं कि निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित था। यानी कि अति यथार्थवाद से हमें प्रभावित बताना कौन सा चित्रकार था वो, तो वो थे आपके विकास भट्टाचार्य। ठीक है, देखिए भारत के हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, अति यथार्थवाद से ये प्रभावित थे। कह रहा है कि विकास भट्टाचार्य का जन्म 1940 ईस्वी के चित्रों की दुनिया को अति यथार्थवाद कहा जाता है। यानी कि 1940 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो दुनिया वो अति यथार्थवादी है। कह रहा है कि बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि समकालीन भारतीय कला में जो प्रमुख कलाकार आज सक्रिय है उनमें विकास अकेले ऐसे कलाकार हैं जिनकी जड़ें अति यथार्थवाद में है। यानी कि ये एक अकेला कलाकार नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे हैं जो अति यथार्थवाद से प्रभावित हुए हैं। ठीक है, वैसे मुझे ये लग रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि भारतीय कलाकारों में से किस पर प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा। ठीक है, प्रभाववाद का प्रभाव पड़ा, तो कौन भारतीय कलाकारों में बोल रहा है। ठीक है, तो प्रभाववाद का प्रभाव रणवीर सिंह बिष्ट पर आपका पड़ा था। ठीक है, याद रखना, इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है कि निकोलस रोरिक, प्रहलाद ए डोंट, सैयद हैदर रज्जा, रणवीर सिंह बिष्ट, राम कुमार आदि प्रत्यक्ष चित्रकार प्रत्यक्ष चित्रण में वादी प्रभाव रहा। यानी कि इन सब में प्रभाववाद का प्रभाव रहा था। 51 का देखिए, कह रहे हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार। यानी कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है गायतोंडे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार माने जाते हैं। इनके बारे में देख ले। कह रहा है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के आखिरी दिनों में गायतोंडे भी सक्रिय रहे। यानी कि आखिरी दिनों की बात कर रहा है यहाँ पर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, यानी कि पैक ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी। कहीं कहीं पे 1948 भी आपका आ जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पर FM सूजा, SH रज्जा, यहाँ पे हुसैन ने भी काम किया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रहा है अगला क्वेश्चन है 52 का। देखिए, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई। देखिए, स्थापना आ गया, अभी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर 1947 तो है नहीं, 1948 है, तो यही होना चाहिए फिर। ये देखिए 1948 हो गया आपका। तो दोनों में से एक ही आपको पूछा जाएगा, तो 1948 हो गया, फिर 1947 आपका हो जाएगा। चलिए 53 का देखिए, कह रहा है कि समीक्षावादी कलाकार कौन है। देखिए, समीक्षावादी कलाकार रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। इनके बारे में क्या लिखा है, कह रहा है कि बनारस विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों व छात्रों ने समीक्षावाद की स्थापना की थी। ठीक है, किसने, बनारस विश्वविद्यालय के कुछ क्या थे, अध्यापक और छात्र थे, जिन्होंने क्या किया था, समीक्षावाद की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप।
नेक्स्ट पॉइंट है 54 का, देखिए कृष्णा खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्णा खन्ना की चित्रकला में, तो याद रखना आप दक्षिणी शैली का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि कृष्णा खन्ना ने कोई भी आकृति बनाई हो अथवा किसी भी विषय का चित्रण किया हो, यानी कि कोई भी आकृति हो या फिर कोई भी विषय हो, सब में दक्षिणी शैली का प्रभाव है। देखो, कोई भी उन्होंने आकृति बनाई हो या फिर उन्होंने कोई भी विषय लिया हो, उनमें क्या देखने को मिलता है? दक्षिणी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किसकी बात कर रहा है? कृष्णा खन्ना। ठीक है, इनकी चित्रकला में 55 कह रहा है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में प्रदोष दास गुप्ता थे, उन्होंने की थी। ठीक है, कलकत्ता के क्या थे? मेंबर थे, ग्रुप सदस्य। अब यहाँ पर क्या है लिखा कलकत्ता के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु उपरांत कोलकाता के कलाकारों ने मिलकर 1943 ईस्वी में कोलकाता ग्रुप यानी कि ग्रुप 43 की स्थापना उन्होंने की थी, जिसने कला के नए प्रकार, नए माध्यम तथा नए विषय तलाश किए। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जब अमृता शेरगिल की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कलकत्ता ग्रुप बना था 1943 में, और कलकत्ता ग्रुप 43 के नाम से ये प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पर नए माध्यम और नए विषय को तलाशा गया था। यहाँ पर प्रदोष दास गुप्ता थे, गोपाल घोष हो गए, रतिन मिश्रा, हेमंत मिश्रा, रतिन, मतलब ये सारे यहाँ पर ग्रुप मेंबर थे। अगला देखिए, कह रहा है 56 का कि पिकासो का विश्वविख्यात गुर्निका किस शैली में बना? यानी कि पिकासो का एक चित्र है आपका विश्वविख्यात है, गुर्निका चित्र। तो यह आपकी तीनों शैली में है, अति यथार्थवाद, घनवादी और अभिव्यंजनवाद, तीनों आपका राइट हो जाएगा, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। पिकासो घनवाद के कलाकार है। 1907 ईस्वी में घनवाद का आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 ईस्वी में 1920 या 25 होगा शायद, 1925 में ख़त्म हो गया था, और 20वीं सदी का ये आंदोलन माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना। आगे देखिए, इस टॉपिक यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है 57। कह रहा है कि घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। तो जिन्होंने, अच्छा यहाँ पर राइट क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। तो चौथा है राम कुमार, यानी कि घनवाद से इन्होंने क्या किया था? इन्होंने घनवाद से क्या किया था? प्रेरणा ली थी। ठीक है, राम कुमार ने क्या किया था? घनवाद निजी विशेषता वाले कलाकार है और इन्होंने यहाँ से प्रेरणा ली थी, तो वो आपके राम कुमार थे। तो आज के इस सेक्शन में मैंने आपको 1999 यानी कि जो पेपर है हमारा, उसके हमने कुछ क्वेश्चनों को जाना जो छूट गए थे हमारे पिछले सेक्शन में, और आई होप कि आपको पसंद आए होंगे आज के क्वेश्चन। और वैसे मैंने इससे पहले भी ये वीडियो बनाया, पर क्या हुआ कि वॉइस की प्रॉब्लम हो जा रही है, माइक में वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, वीडियो बहुत बार ख़राब भी हो जा रहा है हमारा। आई होप कि आप सभी को पसंद आया हो। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, नेक्स्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, कोई अच्छी सी सीरीज़ देखेंगे फिर आपके लिए लेकर आएंगे। वैसे मैंने टाइम टेबल बना रखा है मंडे से लेकर जो मैं आपको मैटर दे रहा हूँ संडे तक का, तो पूरा मैंने बना रखा कि किस दिन मैंने क्या देना है, किस दिन मैंने क्या देना है। बाकी वीडियोस हमारे डेली आ रही है, डेली वीडियो आ रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग में नहीं आ रही थी, अगर बाई चांस आगे दिक्कत हो जाती है तो फिर यह कि हफ्ते में 3 वीडियो तो आएंगे फिर। ठीक है, तो ऐसी रूटीन के साथ वीडियो लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए, और बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए। काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कमेंट करते हैं जब। अगर हाँ, एक चीज़ और, जहाँ पर गलतियाँ देखने को मिल जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो कि आपने ये गलत बता दिया, और अगर आपको सही आंसर आता है तो आप वहाँ पर सही लिखिए और सबका वहाँ पर भला करने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।